नरेश अरोड़ा जी जो राजनीतिक रणनीतिकार है, डिजाइन बॉक्स के को फाउंडर है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। डीके शिव कुमार की पूरी कैंपेन 2 साल से जो है वो बेंगलोर में रहकर संभाल रहे थे और उन्होंने आज एक वीडियो दिया, 3 साल में को 3 मिनट में समझाया डीके शिव कुमार जी के। नरेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, बार बार डीके शिव कुमार जी के मैंने कई इंटरव्यू देखे, आप उनको सोशल मीडिया पर, मीडिया में, टीवी पर एडवाइस कर रहे थे और वो एक फिगर देते थे 140। आप भी इस तरह के पोल सर्वे बहुत करते हैं और आप सिर्फ उससे 4 सीटें कम हैं, तो ये मैजिक फिगर आपने कैसे निकाला, किस आधार पर निकाला था कि इसी के आसपास जाएंगे आप? डीके शिव कुमार जी ने हमेशा 140 बोला। दीपक जी, मैं आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहा हूं, पर जो मुझे समझ में आया कि ये जो मैजिक फिगर या 140 का जो फिगर है ये हमारे पास कैसे आया, ये सारा 2 साल की मेहनत जो ग्राउंड पे असेसमेंट फीडबैक है उसके बेसिस के ऊपर ही फिगर्स निकलती हैं। ये फिगर्स कोई स्पेकुलेटिव फिगर्स नहीं है कि हमने घर पे बैठ के डिसाइड किया और वो फिगर्स आगे आ गई। जो भी 2 साल से आंकलन ग्राउंड पे अदर एस्पेक्ट्स पे चलता है, उस एस्पेक्ट्स के बेसिस के ऊपर ये आंकलन निकला कि ये फिगर हम लगता है कि हम छू पाएंगे। और 2 साल में ऐसा माहौल बना जिसका आज रिजल्ट दिख रहा है कि फिगर जहां तक हमने बात की थी वहां के नजदीक हम पहुंच पाए हैं। ठीक है, आपने बताया कि एक बहुत रिसर्च और थॉरो वर्क और 2 साल की मेहनत का ये परिणाम है। मैं समझ सकता हूं, बिना मेहनत किए कभी कुछ नहीं मिलता, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। लेकिन नरेश जी, मैं दूसरी चीज आपसे जानना और समझना चाहूंगा, सोशल मीडिया, मीडिया और तीनों में कांग्रेस को नए नैरेटिव के साथ प्रमोट करना ये कितना चैलेंजिंग और कितना डिफिकल्ट है? क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एक लाइन बोलते हैं, 10 लोग पीछे से ये कहने के लिए आ जाते हैं, देखिए साहब कितना खराब है, कितनी गलत बात है, ये है वो है, कि आप पूरा नैरेटिव जानते हैं सोशल मीडिया का और मीडिया। दीपक जी, आप तो मीडिया पे इतनी देर से काम करते हैं, मीडिया के अंदर नैरेटिव वही चलता है जो ग्राउंड का फीडबैक होता है। अगर पार्टी ये निर्णय कर ले या कोई भी आदमी निर्धारित कर ले कि हमें किस मुद्दे पे बात करनी है और उस मुद्दे पे अगर बात की जाए तो नैरेटिव तो जाहिर सी बात है वही चलेगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में बात है, कर्नाटक के अंदर जो 2 साल में काम हुए, 2 साल की कैंपेन हुई, आज चुनाव है तो सब मीडिया में जो पिछले 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने का जब से कोड लगता है उसके बाद की चर्चा होती है। बट इसके पीछे 2 साल जो कैंपेन्स चली उसका कहीं ना कहीं जुड़ाव था। अगर आप देखें, आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि जो 5 गारंटी कांग्रेस ने दी, उन गारंटी को रिसर्च के बेस के ऊपर गारंटीज को इंट्रोड्यूस किया गया। अब गारंटी को इंट्रोड्यूस करने के बाद उनको पहुंचाने के लिए आपको नई इस तरह की टेक्निक्स चाहिए जो आपको लोगों के साथ जोड़ सके। 2000 रुपये फैमिली के हाउस होल्ड को देना हो, फीमेल हाउस हेड को देना हो, या बिजली को देना हो, बिजली के 200 यूनिट की बात हो, इन सब चीजों को जब आप वोटर को वोटर की भाषा में बात करने की कोशिश करते हैं तो अवश्य उसमें आपको सक्सेस मिलती है। और सोशल मीडिया एक व्हीकल रहता है, सोशल मीडिया नैरेटिव नहीं होता। सोशल मीडिया नैरेटिव को आगे बढ़ाने का एक जरिया है, जैसे कि बाकी जरिए होते हैं। ठीक है, मैं समझा आपकी बात। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने 5 गारंटी की बात की, 5 गारंटी पर बीजेपी का साफ साफ कहना था भाई ये तो आम आदमी पार्टी मॉडल है जो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करते हैं, और दूसरा ये कहते थे ये गारंटी नहीं है तो रेवड़ी है। तो आप कैसे देखेंगे गारंटी वर्सेस रेवड़ी जो बीजेपी का नैरेटिव है? देखिए, पहली तो बात है कि ये गारंटी वर्ड आया कहां से और कब, इस पे जानकारी आपके दर्शकों को और आपको होनी आवश्यक है कि असम की कैंपेन में पहली बार गारंटी वर्ड हमने दिया। उस असम की गारंटीज में क्योंकि समय कम था, समय का अभाव था कैंपेन के अंदर, वहां पे प्रचार के अंदर, प्रबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी वहां पे जीत तो नहीं हासिल कर पाई, पर एक वहां पे मूल मंत्र मिला कि इसको कैसे आगे लिया जा सकता है। उसी गारंटी को आम आदमी पार्टी ने फिर पंजाब में यूज किया, जहां पे उनकी बात लोगों को पसंद आई और उनकी सरकार बनी। बट जब उन्होंने वही बात गुजरात में की तो वो बात की उतनी सक्सेस उनको नहीं मिल पाई। और उसके बाद हमने जो ओरिजिनल हमारी खुद की गारंटी वर्ड है हमने कर्नाटक में यूज किया। कर्नाटक में जब गारंटी वर्ड दिया जाता है या दिया गया तो उसके देने के पीछे एक क्रेडिबिलिटी और एक असेसमेंट और रोड मैप भी होना आवश्यक होता है। जब आप रोड मैप किसी को बताते हैं, मान लीजिए मैं आपके पास कोई प्रपोजल लेके आता हूं, वो प्रपोजल की अगर सिर्फ हेडलाइन देख के हो सकता है आप उस प्रपोजल को समझने में दिक्कत पाएं, पर अगर मैं उसको बैठ के आपको एक्सप्लेन करने की क्षमता रखता हूं, उसको आसान करने की, आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूं, तो आपका उसके प्रति रवैया हो सकता है मुख्तलिफ हो। तो गारंटी वर्ड ही सिर्फ एक चीज नहीं थी, गारंटी किस चीज की दी जा रही थी, कैसे उसकी डुएबिलिटी आएगी, कैसे उसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का, जिसके अंदर वो दोनों लोग एक बात करते हुए, आपस में बात करते हुए दिखे। उसके अंदर एक बात उन्होंने ये भी कही कि पहले कैबिनेट मीटिंग में हमें 5 गारंटी इंप्लीमेंट करनी है, लोगों की एक्सपेक्टेशन हमारे से काफी ज्यादा है।
कहीं ना कहीं ये सब बातें लोगों तक पहुंची, लोगों को पसंद आई, और वो बात का आज नतीजा 136 का आंकड़ा जो कांग्रेस पार्टी को मिला वो दिख रहा है। ठीक है, इनोवेटिव था डीके शिवकुमार जी और जो क्या बोलते हैं सिद्धारमैया जी आपस में बात कर रहे थे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये ट्रेड सीक्रेट है, बताइएगा तो बताइएगा, नहीं बताइएगा तो नहीं बताइएगा, लेकिन आपने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को साथ कैसे बिठा दिया और बातचीत कैसे करा दी? क्योंकि कांग्रेस की राजनीति में दोनों अलग अलग धुर माने जाते रहे हैं, परंपरागत राजनीति में। दीपक जी, ये एक धारणा है जो लोग उन तक उनके नजदीक नहीं है, उनको जानते नहीं है। दोनों आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं में से एक प्रदेश अध्यक्ष है, कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी के सीएलपी के लीडर हैं, और दोनों लोग एक बार नहीं अनेकों बार आपस में बैठ के बात करते हैं। ये सिर्फ अलग बात है कि आज कैमरे पे वो पहली बार दिखे, और कैमरे पे उनके दिखने से कहीं ना कहीं लोगों को, वोटर्स को उनकी बात अच्छी लगी, पसंद आई, और उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को हुआ। बट ऐसा नहीं है कि वो आपस में बात नहीं करते हैं। टिकट वितरण के अंदर भी उन लोगों ने, दोनों ने पर्सनल सेक्रीफाइस किए। डीके शिवकुमार ने ज्यादा सेक्रीफाइस किए कि पार्टी की विनेबिलिटी का क्राइटेरिया रखना चाहिए, और दोनों को ये मालूम था और मालूम है कि अगर पार्टी चुनाव जीतेगी तो उसके बाद की डिस्कशन उसके बाद आएगी, उससे पहले नहीं आ सकती। तो ये बात कोई ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करते, बात वो करते हैं आपस में, और बहुत रेगुलर बात करते हैं। ठीक है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये जब आप इस तरह की पूरी रणनीति तैयार करते हैं, आपने पूरी एक कंपनी की, आपने असम में काम किया, छत्तीसगढ़ में काम किया, राजस्थान में आप एक्टिवली काम कर रहे हैं, आपने उत्तर प्रदेश में काम किया, सभी जगह आपने काम किया। मैं आपसे समझना चाहता हूं, कुछ रणनीतिकार कहते हैं कि बीजेपी को लगभग 40% वोट मिलते हैं, बाकी तो सब उनके खिलाफ हैं। तो ये 60% वोट परसेप्शन में, इन पॉलिटिक्स परसेप्शन मैटर्स, क्या ये 60% वोट बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो सकता है? नरेश अरोड़ा जी क्या कहेंगे? एक तो ये 60% वोट एक साथ एकजुट हो सकता है, ये धारणा मेरे हिसाब से सही नहीं है। 60% वोट एकत्रित ना होने के बावजूद भी मुकाबला किया जा सकता है, और वो मुकाबला आपको जगह जगह कई इलेक्शंस में, अभी हिमाचल के चुनाव आपके सामने उसके आंकड़े आए थे, उसके रिजल्ट आए थे, तो ये सब बातें होती हैं। जहां तक बात वोट के विभाजन की और एकत्रित होने की है, कांग्रेस पार्टी को भी कर्नाटक में जो फल मिला है वो कुछ हद तक एक ऐसा टेम्पलेट है जो सर्वव्यापी है, और उसको हर बार फल मिलता है, जो है हार्ड वर्क का। वो हार्ड वर्क जब कांग्रेस पार्टी के नेता ग्राउंड पर करते हुए दिखते रहे, ऐसा नहीं कि एक बार दिखे और फिर गायब हो गए, कंटिन्यूसली 2 साल, 2.5 साल, 3 साल दिखते रहे, जनता उसको जरूर सम्मान देती है, जनता जरूर उसको आशीर्वाद देती है, और वो आज 136 के आंकड़े से जनता का आशीर्वाद डीके शिवकुमार के सिर पे दिख रहा है। ठीक है, मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी का नैरेटिव क्या है? देखिए 5% वोट कांग्रेस ने बढ़ा लिया, किसका बढ़ा किसका घटा? बीजेपी का नहीं घटा, जेडीएस का घट गया। अब आगे क्या होगा कि जितनी भी रीजनल पार्टी होंगी वो कांग्रेस के साथ अलायंस में डरेंगी, ये कहेंगी कि कांग्रेस हमारा वोट बैंक ना खा ले, क्योंकि ये सब तो कंपटीशन वाली पार्टी है ना, जेडीएस भी कंपटीशन वाली। अगर आपको विपक्षी एकता चाहिए तो जेडीएस भी आपको चाहिए होगा। दीपक जी, आज कर्नाटका के चुनाव की चर्चा हो रही है, और कर्नाटका तक सीमित रखना चाहूंगा। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में फिर अपन चर्चा किसी एक दिन और कर पाएंगे, पर जहां तक जेडीएस के साथ कंपटीशन या साथ आने की बात है, ये तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो ही डिसाइड करते हैं या करेंगे। पर कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा नहीं है। और अगर मैं डीके शिवकुमार के पर्सपेक्टिव की बात करूं तो उनके ही कैंडिडेट ने आज कुमार स्वामी, जो उनके बेटे हैं निखिल कुमार स्वामी, उनको उनकी सीट पे हराया है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कोई उनके साथ मिलकर चुनाव पहले लड़ती आई और अब उनका समन्वय आपस में नहीं होगा। ये कांग्रेस पार्टी निरंतर मेंटेन करती आई, और डीके शिवकुमार ने ऑन रिकॉर्ड बहुत बार बोला, कांग्रेस के और नेताओं ने बहुत बार बोला कि जो सरकार इस बार बनेगी उसके अंदर जेडीएस की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जेडीएस के सामने उन्होंने मजबूती से कैंडिडेट उतारे, और कैंडिडेट उतार के, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, देखें कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, और राष्ट्रीय पार्टी के नाते वो भी चाहते हैं कि वो जो भूमिका निभाना चाहते हैं उनको भूमिका निभाने का समय और स्पेस मिलना चाहिए। कहीं पे वो इस मजबूत स्थिति में है कि भूमिका निभा पाए, कई जगहों पे नहीं है, वहां पे उनको कॉम्प्रोमाइज और अलायंस करने पड़ेंगे, और करने चाहिए भी। ठीक है, हम राष्ट्रीय राजनीति पर बात करेंगे, लेकिन मेरा दो सवाल अभी भी आपसे बाकी है। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूंगा कि आप एक टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट में आप कहां से आ गए? टेक्सटाइल इंजीनियर, वो भी अमृतसर का, बैंगलोर में रह रहा है और चुनावी मैनेजमेंट कर रहा है, ये रुचि आपकी कहां से आ गई नरेश जी? दीपक जी, हम डिजाइन बॉक्स 7 साल से चुनावी प्रबंधन का काम देख रही है, बट ज्यादा
दिखने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि कंसल्टेंट या कोई भी इस तरह का जो बैकरूम आदमी है वो दिखना कम से कम चाहिए। पर आज का मौका ऐसा था कि बात करने के लिए सब लोगों का मन था, तो बात हो रही है। और इसके अंदर एक अलग तरह का एक आप समझ के चलें कि पैशन वाली बात है कि हम और भी जैसे बिजनेस करने के बावजूद भी ये पैशन वाली बात है कि इसके अंदर कुछ रोल ऐसा अपनाया जा सके जिसमें कुछ कंट्रीब्यूशन हो, कुछ डिफरेंस वी कैन मेक आउट एंड वी कैन ऐड अप टू समथिंग। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप राजस्थान के अंदर भी जाएंगे और छत्तीसगढ़ में भी जाएंगे। अब ये आने वाला समय बताएगा दीपक जी। राजस्थान में तो कुछ काम थोड़ा सा चल रहा है और कोशिश करेंगे कि जो मेहनत यहाँ पे की है वहां पे भी मेहनत करके और रिजल्ट आए जिस मकसद में लगे हुए हैं। ठीक है नरेश जी, एक आखिरी सवाल, एक एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट या जो आदमी जो है नैरेटिव के साथ रहता हो और नए नए नैरेटिव बनाता हो, आपने जो ग्राउंड पे 2 साल काम किया उसके हिसाब से, आपके हिसाब से जनता की क्या मांगे, डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री या सिद्धारमैया? आप चाहें तो क्वेश्चन पास भी कर सकते हैं। नहीं, मैं दीपक जी पॉलिटिशियन नहीं हूं, तो इसलिए मैं क्वेश्चन पास नहीं करूंगा। और जो मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल व्यू है कि डीके शिव कुमार ने 2.5 साल 3 साल बहुत मेहनत और पर्सनल सैक्रिफाइस किए हैं। आज से कुछ महीने पहले एक टीवी चैनल पे उन्होंने ये एक स्टेटमेंट और इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने जब उनके पास जब पिछली बार कर्नाटक में सरकार गिरी थी तो डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ऑफर था और उसको ठुकराया था, उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा। तो ये पर्सनल सैक्रिफाइस उन्होंने काफी किए हैं और पर्सनल सैक्रिफाइसेस, और मैंने उनको दिन रात 2 साल देखा है। एक दिन भी छुट्टी नहीं उन्होंने कहा कि मेरे को आराम करना है, मैं थक गया हूं या मैं चाहता हूं कि 2 दिन मैं बाद काम करूं। बहुत मेहनत की है उन्होंने। और मैं आपको बार बार, मैं और भी चैनल पे था तो बता रहा था कि जो इस कैंपेन और इस विक्ट्री के अंदर एक फैक्टर सबसे बड़ा है वो 2 साल की कंसिस्टेंसी है। क्योंकि आपके चैनल, आप लोग मीडिया में भी सब जगह पे कांग्रेस की इनकंसिस्टेंसी की बात बहुत होती है। कांग्रेस पार्टी ने यहां पे कंसिस्टेंट काम किया है और उसके सूत्रधार, आप चाहे डीके शिव कुमार के प्रतिद्वंदियों से भी पूछेंगे तो वो मानेंगे कि वो सूत्रधार डीके शिव कुमार रहे और उनको मौका मिलना चाहिए। अगर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी निभाई है और आज वो कनकपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से 1,22,000 मतों से जीत के आए हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। कनकपुरा ने एमएलए या मंत्री चुनने के लिए उनको इतना वो नहीं दिया। कनकपुरा के लोग, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी चाहते हैं कि वो प्रदेश की कमान संभालें, जैसे उन्होंने पार्टी की कमान संभाली थी प्रदेश में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी, और आने वाले इंडिया इंडेवर्स के लिए आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।